नमस्कार, मैं सुनंदा पराशर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज स्त्री दर्पण के मंच पर हम रामेश्वरी देवी नेहरू की 134वीं जयंती मना रहे हैं। हालांकि उनका जन्म 10 दिसंबर 1886 को हुआ था, लेकिन अभी कोई है? हाँ, रहता है। हाँ, 1886 को हुआ था और उस दिन हम कुछ कारणों से उनकी जयंती स्थगित करनी पड़ी, तो आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। रामेश्वरी नेहरू हिंदी नवजागरण काल की पत्रकारिता से 20वीं सदी के अंतिम दशकों तक लगभग नदारद रही। 20वीं सदी के अंत में उन पर कुछ शोध कार्य हुए, जिससे उनको हिंदी साहित्य जगत ने जाना। रामेश्वरी देवी नेहरू की स्त्री दर्पण पत्रिका 1909 से 1929 तक उसका प्रकाशन काल रहा। रामेश्वरी देवी नेहरू ने स्त्री विमर्श को, महिला अधिकारों के संघर्ष को हाशिए से मुख्य धारा में लाने का कार्य किया, और ऐसी महिला को हम आज नमन करते हैं और उनके बारे में चर्चा आरंभ करते हैं। 10 दिसंबर 1886 को जन्मी रामेश्वरी देवी नेहरू ने अपने 3 भाई और बहनों के साथ 3 बहन और 1 भाई थे उनके, और उनका बचपन लाहौर में बीता। उनके पिता राजा नरेंद्र नाथ ने उनकी शिक्षा घर पर ही की थी, जैसा कि उस समय सामंती परिवारों में होता था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी तरह से हुई थी। औपचारिक शिक्षा ना पाने का मलाल रामेश्वरी देवी नेहरू को काफी समय तक रहा, या कहें कि उनको आजीवन रहा। इसी बात ने रामेश्वरी देवी नेहरू को आगे चलकर स्त्री और लड़कियों की शिक्षा के लिए औपचारिक शिक्षा और समान शिक्षा का पुरजोर समर्थक बनाया। रामेश्वरी देवी नेहरू की अगर हम पारिवारिक पृष्ठभूमि और जाएं, जो 1902 में उनकी शादी मोतीलाल नेहरू के भतीजे और जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई ब्रजलाल नेहरू से हुई। उसके बाद वो आनंद भवन आ गई। लेकिन रामेश्वरी देवी नेहरू का जो व्यक्तित्व का महत्व है, वो इस बात में नहीं है कि वो नेहरू परिवार से संबंधित थी। रामेश्वरी देवी नेहरू के व्यक्तित्व की विशेषता उनके अपने व्यक्तित्व में है। रामेश्वरी देवी नेहरू के व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम थे, और ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ एक स्त्री दर्पण पत्रिका की संपादिका के रूप में ही उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वह सिर्फ स्त्री दर्पण पत्रिका की संपादिका ना रह करके सामाजिक कार्यकर्ता और बाद में राजनीतिज्ञ के रूप में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया, एक तरह से कहें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई, विदेश नीतियों में उनका बहुत योगदान रहा। उस तरह से अगर हम रामेश्वरी नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारे विविध आयामों में उनके देखने को मिलते हैं। हालांकि रामेश्वरी देवी नेहरू की औपचारिक शिक्षा भी नहीं हुई थी, लेकिन जब वह आनंद भवन आई तो मोतीलाल नेहरू चूंकि पाश्चात्य विचारों के समर्थक थे, तो घर में रीति रिवाज और पर्दा प्रथा, पुरानी विचारों की संकीर्णता उनको वहां पर नहीं मिली। तो रामेश्वरी देवी नेहरू जब सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि हाँ, उन्हें सामाजिक कार्यों में भाग लेने की पूरी तरह से छूट है और पर्दा प्रथा नहीं है, तो उन्होंने इस पर्दा प्रथा, उस समय चूंकि ये बहुत बड़ी कुरीति के रूप में था, तो रामेश्वरी देवी नेहरू का सर्वप्रथम जो सामाजिक कार्य था, या कहें उनका सर्वप्रथम का जो प्रयास था, वह यह था कि उन्होंने अपने मायके में स्त्रियों को पर्दा प्रथा छोड़ने के लिए मनाया। अभी एक सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन उस समय के लिए एक काफी महत्वपूर्ण और बड़ी बात थी। सामाजिक गतिविधियों में वो पूरी तरह से भाग ले सकती थी। इस
बात का उन्होंने पूरा का पूरा प्रयोग किया या फायदा उठाया और उन्होंने अपनी सामाजिक रुचियों गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इसका उन्हें पूरी तरह से अपनी ससुराल में समर्थन मिला। हालांकि रामेश्वरी देवी नेहरू के पिता स्वयं ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, वहां पर कार्य करते थे, लेकिन उनका यह मानना था कि हमें अपने देश में सामाजिक सुधार स्वयं करने होंगे। सामाजिक सुधारों से मतलब उनका यह नहीं था कि आप हर बात के लिए आंदोलन करें या ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराएं। उनका मानना था कि हमें धार्मिक मतभेद, अपनी कुरीतियां, उसके लिए हम ब्रिटिश सरकार को दोष ना देकर पहले हम शिक्षा के प्रसार से कुरीतियां दूर करके हम अपने आप को विकसित करें और आगे बढ़ाएं। नवजागरण काल में रामेश्वरी देवी नेहरू की पत्रिका का संपादन 1909 से शुरू होता है, जो कि हिंदी साहित्य में नवजागरण काल के नाम से वो काल प्रसिद्ध है। 20वीं सदी का जो है आरंभ के 3 दशक, करीब 3 दशकों को हम हिंदी नवजागरण काल के नाम से जानते हैं। हिंदी नवजागरण काल उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय पत्रिकाओं का बहुत ज़्यादा प्रकाशन हुआ और कहा जाता है कि बंगाल और महाराष्ट्र की तरह हिंदी में जो नवजागरण हुआ वह किसी आंदोलन के तहत नहीं हुआ। पत्र और पत्रिकाएं जो थी वह हिंदी में नवजागरण काल का माध्यम बनी, नवजागरण का माध्यम बनी। और उस समय हालांकि पत्रिकाएं छपनी भारतेंदु काल से ही आरंभ हो गई थी, उससे थोड़ा पहले से भी, लेकिन भारतेंदु काल में पत्रिकाओं की एक तरह से कहीं तो बाढ़ आ गई थी। और स्त्रियों के लिए सबसे पहले भारतेंदु ने बाला बोधिनी पत्रिका निकाली। हालांकि बाला बोधिनी का जो है महत्व सबसे ज्यादा इस बात में है कि भारतेंदु ने स्त्रियों के लिए एक विशेष पत्रिका निकालने का सोचा और सबसे पहले भारतेंदु ने ही कहा जाए तो बाला बोधिनी में स्त्रियों के लिए विशेष लेख लिखे, उनकी शिक्षा के लिए, उनके प्रति जो भी कुरीतियां थी समाज में उनको दूर करने के लिए लेख बराबर छपते थे। हालांकि कहें तो भारतेंदु की जो पत्रिका थी उसमें सामाजिक सुधार थे, स्त्रियों की स्थिति में बदलाव की मांग उस समय पुरजोर तरीके से नहीं की जाती थी। और बाला बोधिनी के प्रकाशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे नजर आती है वह यह थी कि भारतेंदु ने एक नारा दिया था, नारी नर सम हो ही, नारी नर समान है। तो उससे पहले जाहिर है कि स्त्रियों को बराबरी का दर्जा न दिया जाता था, ना ही किसी के भी दिमाग में वह बात थी कि नारी नर एक समान है। यह जो नारा था कहने को एक नारा था, लेकिन इस सोच ने, इस विचार ने धीरे धीरे गति पकड़ी और बाद में 1886 में हेमंत कुमारी चौधरानी ने सुगृहिणी नाम से एक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी, लेकिन उसका महत्व इस बात में था कि वह एक स्त्री संपादिका ने, एक स्त्री ने एक संपादक के तौर पर वह पुस्तक निकाली। उसके बाद अनेक पुस्तकें निकली, लेकिन 20वीं शताब्दी के आरंभ से पत्रिकाओं ने अपनी एक गति बना ली थी समाज में और उस पत्रिका के माध्यम को या लेखनी को उन्होंने अपनी जागृति का माध्यम बना लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल और महाराष्ट्र में जिस तरह से अनेक महिला आंदोलन हुए, स्त्री जागरण आंदोलन हुए, उस तरह के आंदोलन हिंदी क्षेत्र में नहीं हुए, लेकिन पत्र पत्रिकाओं ने वह कार्य बहुत आसानी से और बखूबी किया। 1902 में रामेश्वरी देवी नेहरू का विवाह मोतीलाल नेहरू के छोटे भाई मोतीलाल नेहरू के भतीजे और
जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई ब्रजलाल नेहरू से हुआ था। जैसे कि मैंने भी जिक्र किया था कि वो आनंद भवन आई और फिर उन्हें पूरा माहौल मिला। जहाँ तक स्त्री दर्पण के संपादन की बात है तो मर्यादा उस समय की एक सामाजिक राजनीतिक पत्रिका थी। उसमें रामेश्वरी देवी नेहरू के बारे में एक लेख छपा था। उस लेख में जो है आरंभ में रामेश्वरी देवी नेहरू के आरंभिक शिक्षा, जन्म स्थान आदि का वर्णन है। आगे वो मर्यादा के संपादन के विषय में लिखते हैं कि लड़कपन से ही आपकी इच्छा थी कि आप अपनी जाति की स्त्रियों के लिए कोई अच्छा पत्र निकालें। इसी उद्देश्य से आपने अपने पिता के एक मित्र से लिखा पढ़ी की, पर आपका यह उद्देश्य उस समय सफल नहीं हो पाया, मनोरथ सफल नहीं हो पाया। इसी से मैं उर्दू के साप्ताहिक पत्र तहजीब निस्वा में आप लेख लिखती थी और आपको उस लेख, वह आपके लिखे गए लेख पाठकों को बहुत पसंद आते थे। इससे आपका उत्साह बढ़ा और इसी समय कश्मीरियों का एकमात्र पत्र जो कश्मीर दर्पण के नाम से निकलता था वह छपना बंद हो गया। आपके पति के ज्येष्ठ भाई पंडित मोहनलाल नेहरू ने आपको सलाह दी कि यदि आप चाहें तो वह पत्र आप शुरू कर सकती हैं। पहले तो यह निश्चय हुआ कि यह सिर्फ उन्हीं की जाति की स्त्रियों के लिए यह पत्र निकाला जाए, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि नहीं, यह पत्र सभी जाति की स्त्रियों के लिए निकलेगा। इस प्रकार 1909 में स्त्री दर्पण का जन्म हुआ। पहले यह पत्र हिंदी और उर्दू दोनों में निकलता था, क्योंकि कश्मीर में उर्दू का प्रचार अधिक था। फिर सबकी सहमति से यह पत्र हिंदी में प्रकाशित होना शुरू हुआ, क्योंकि उनका यह मानना था कि हिंदी के पाठक अधिक हैं। मर्यादा पत्रिका में यह भी लिखा गया है कि संपादक महाशय का उद्देश्य इसके द्वारा धन कमाना नहीं है। आपका उद्देश्य देश और सेवा और अपनी बहनों का उपकार है, इसलिए घाटा सहकर भी आप इसे प्रकाशित किए जाते हैं। इस पत्र का सबसे बड़ा यह लाभ हुआ कि कश्मीरी महिलाओं में हिंदी का प्रचार हो गया। स्त्री दर्पण पत्र निकालने, आगे वह लिखते हैं मर्यादा में, स्त्री दर्पण निकालने के कुछ समय पश्चात ही प्रयाग महिला समिति नाम की एक सभा भी स्थापित की गई। इसमें स्त्रियां परस्पर मिलकर एक दूसरे से विचार प्रकट करती हैं, समाज सुधार कार्य करती हैं, विभिन्न विषयों पर वाद विवाद करके ज्ञान की वृद्धि करती हैं। आगे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस कार्य में प्रयाग के सुप्रसिद्ध एडवोकेट डॉक्टर तेज बहादुर जी की पत्नी सुशीला धनराज स्वरूप जी ने आपकी सहायता करी और समिति का पहला अधिवेशन आप ही के बंगले पर हुआ। इस समिति के अधिवेशन में वे उत्साह से आया करती हैं, अनेक विषयों पर व्याख्यान देती हैं। इसका अधिवेशन प्रति माह होता है। लगभग 4 वर्ष से यह प्रयाग में स्थापित है। स्त्रियों को जितना लाभ पहुंच चुका है उससे आशा की जाती है कि आगे इससे और अधिक लाभ पहुंचेगा। इस प्रकार रामेश्वरी देवी ने हिंदी भाषा तथा स्त्री समाज का बहुत उपकार किया है। आशा है आपके हाथों अभी बहुतेरे लाभ होंगे। यह जो लेख है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मर्यादा जो कि सामाजिक और राजनीतिक पत्रिका थी, वह एक तो उस समय में एक स्त्री विशेषांक निकालती है, जो कि उस समय गैर स्त्री विषयक पत्रिकाएं स्त्रियों के लेख भी शामिल करने में परहेज करती थी। उस समय में मर्यादा ने 2 स्त्री विशेषांक निकाले और उन विशेषांकों का संपादन भी उन्होंने स्त्रियों को ही दिया। उमा देवी नेहरू जो हैं उस समय मर्यादा के स्त्री विशेषांक की संपादिका रही। उसमें रामेश्वरी देवी नेहरू के जीवन चरित्र पर एक लेख निकला, उनका जीवन चरित्र पर लिखा गया। साथ ही साथ उनका एक लेख भी निकला रामेश्वरी नेहरू का विधवा की दशा के नाम से। तो यह जो है 1914 में फरवरी में उन पर यह लेख निकलना उनके पत्र की सफलता को भी दर्शाता है कि उस समय स्त्री दर्पण पत्रिका कितनी सफल हो रही थी,
या उसके लेख जो है कितने सामाजिक महत्व के थे। मर्यादा के संपादक मैं बताती चलूं कि अभ्युदय प्रेस से मर्यादा निकलती थी और कृष्णकांत मालवीय उसके संपादक हुआ करते थे। स्वयं पत्रिका को लेकर रामेश्वरी देवी नेहरू का कहना था कि भारतीय स्त्री को मनुष्योचित पद दिलाना इस पत्रिका का उद्देश्य रहा है। भारतीय स्त्री को मनुष्योचित पद दिलाना। आज भी समाज में जब हम देखते हैं कि समान अधिकारों के लिए स्त्रियां बराबर लड़ाई लड़ रही हैं, उस समय 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में 1909 में एक स्त्री संपादिका, एक स्त्री इस विषय या इस मांग को लेकर के एक पत्र निकालती है कि उसे कोई क्रांति नहीं करनी, उसे कोई अलग से एक दुनिया नहीं बसानी, उसे स्त्रियों को एक मनुष्योचित अधिकार दिलाना है। और साथ ही साथ वह सिर्फ एक यह भावना ही नहीं प्रकट करती हैं, वह इस लक्ष्य प्राप्ति के दो रास्ते बताती हैं। वह बहुत स्पष्ट थी अपने उद्देश्यों में। वह कहती है, एक तो स्त्रियों के प्रति पुरुषों के विचारों में परिवर्तन लाना उनका उद्देश्य है। दूसरा, स्वयं स्त्री जाति की जागृति से ये दोनों काम वह करना चाहती हैं। वह कहती हैं कि समाज में जो स्त्री शिक्षा है वह कुछ वर्ग तक सीमित है और लोग स्त्रियों को समान शिक्षा तो दूर, सामान्य शिक्षा दिलाने में भी परहेज करते हैं। हमें खुद स्त्रियों को और समाज को इस बारे में जागृत करना है कि वह स्त्रियों को शिक्षा दिलाए, उनके ज्ञान में वृद्धि करे। वो उनके व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है, समाज के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि साहित्य से ज्यादा उस समय विशेष काल की जो पत्रिकाएं होती हैं वह उसका दर्पण होती हैं, समाज का दर्पण होती है। साहित्य में कहीं ना कहीं कल्पनाएं, मतलब साहित्य हम अगर उसको समसामयिक लेखों से अलग करें तो कहीं ना कहीं कल्पनाएं उसमें जुड़ी होती हैं, लेकिन उस समय जो पत्रिकाओं में लेख छपते हैं, जो स्थितियों का वर्णन होता है, वह असल समाज का दर्पण के रूप में स्थितियों को दिखाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं साहित्य से ज्यादा पत्रकारिता समाज के दर्पण के रूप में सामने आती है। स्त्री दर्पण पत्रिका के माध्यम से हम तत्कालीन समाज में होने वाली सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को पूरी तरह से हम देख पाते हैं। जब हम स्त्री विमर्श या स्त्री आंदोलन या स्त्री सुधार की बात करते हैं तो यह नहीं भूलना चाहिए कि स्त्री लेखन जो उस समय स्त्रियां कर रही थी उसका संबंध लिंग से नहीं, भावबोध से था। भावबोध का संबंध जीवन दृष्टि और चेतना से रहता है। जो चेतना स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही स्त्रियों में जो चेतना जागृत हुई, उस चेतना के विकास के साथ अपनी प्रखर अभिव्यक्ति को उन्होंने अपनी आजादी और मुक्ति का हथियार बना लिया था। हालांकि देखें तो 19वीं शताब्दी के अंत में एक अज्ञात लेखिका के द्वारा लिखा गया सीमंतनी उपदेश नामक एक पुस्तक छपी थी। अगर हम उसको पढ़ें तो पाएंगे कि स्त्री जागृति 19वीं शताब्दी के अंत तक ही हो चुकी थी, लेकिन वो एक विशेष वर्ग तक ही सीमित थी। और 20वीं शताब्दी में इस भूमिका को निभाया स्त्री दर्पण ने। स्त्री मुक्ति सुधार जो स्त्री दर्पण के द्वारा चलाए जा रहे थे, उसमें जो लेख लिखे जाते थे वह स्त्री शिक्षा के समान अधिकार, स्त्री शिक्षा के अधिकार, विधवा विवाह की वकालत, बाल विवाह का विरोध, कन्या भ्रूण हत्या का विरोध,
इस पर ज्वलंत लेख लिखे जाते थे। साथ ही साथ स्त्रियों के साथ जो एक दूसरा वर्ग है दलित, उसके सदियों से चली आ रही जो हमारी अमानुषिक परंपराएं थी, अछूतों के प्रति दुर्व्यवहार, उसमें भी लेख बराबर उस पर निकलते थे। रामेश्वरी देवी नेहरू ने स्वयं हरिजनों के लिए एक अलग से सामाजिक सुधार कार्य किए। इस विषय में वह गांधी जी से बहुत प्रेरित थी। स्त्री मुक्ति सुधार को हम उस समय काल के हिसाब से दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक सुधार वह हैं जो उस समय पुरुष समाज सुधारकों द्वारा चलाए जा रहे थे। दूसरे सुधार वह हैं जो स्त्रियां स्वयं के लिए लगातार मांग कर रही थी। यहाँ पर स्त्री और पुरुष सुधारकों में एक साफ अंतर हमें स्पष्ट होता है। पुरुष सुधारक सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों की स्थिति में सुधार चाहते थे। जब वे स्त्रियों की शिक्षा की बात करते हैं तो गोखले से लेकर तिलक से लेकर के लाला लाजपत राय और लाला लाजपत राय से लेकर के द्विवेदी जी, शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और स्वयं महात्मा गांधी जी, यह लोग स्त्रियों के लिए उतनी ही शिक्षा चाहते थे जो उनके बालकों के विकास में सहायक हो। स्त्री चिट्ठी पत्री पढ़ सके और धार्मिक पुस्तकें पढ़ के परिवार में एक पवित्र भावनाओं का प्रचार प्रसार कर सके और अपने समय का सदुपयोग कर सके। अर्थात जो शिक्षा सिर्फ उनके बालकों का विकास में सहायक हो, स्त्रियों के धार्मिक रुचि को बढ़ाए, वह शिक्षा स्त्रियों के लिए आवश्यक थी। लाला लाजपत राय अनेक लेख मर्यादा में और अन्य जगह उस समय में लगातार लिखते थे कि आप स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के घबराइए नहीं, उन विदेशी स्त्रियों के आतताईपन को लेकर के घबराइए नहीं। हमारी स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करके अपने पतियों से अपने कपड़े सीने को नहीं कहेंगी। अर्थात इसमें एक अपरोक्ष रूप से वह उच्च शिक्षा का या समान शिक्षा का भी विरोध करते हैं। 19वीं सदी के अंत में वामा शिक्षक और स्वयं भारतेंदु जी स्त्रियों के लिए समान शिक्षा का विरोध कर चुके थे। उन्हें लगता था कि विज्ञान विषयों की स्त्रियों के लिए कोई उपयोगिता नहीं है, उन्हें गृह शिक्षा ही दी जाए। तो इस और गांधी जी भी स्वयं स्त्री दर्पण के 1919 में संभवतः वह लेख छपा था जिसमें वह खुद कहते हैं कि महिलाएं पढ़ लिख करके समाज में टाइपिस्ट बने, ऐसी शिक्षा का मैं विरोध करता हूं जो उन्हें उनके कर्तव्यों से विमुख करे। ऐसी शिक्षा का मैं विरोध करता हूं जो उनके परिवार को बनाने में सहायक हो। यही शिक्षा स्त्रियों को दी जानी चाहिए। इसको वो तरह तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग सुधारक लिखते रहे, जबकि दूसरी ओर स्त्रियां अपने लिए समान शिक्षा की मांग कर रही थी और जिसमें वो मेडिकल शिक्षा तक की वो मांग करती हैं। बीसवीं सदी के आरंभिक 3 दशक न केवल हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण रहे बल्कि स्त्रियों के जागरण और सुधार के भी रहे। इस समय हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से सिर्फ हिंदी साहित्य ही ज्ञान का संचित कोश नहीं बना। इस समय हिंदी लेखिकाओं ने, हिंदी समाज की महिला सुधारकों ने एक अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई और असरदार तरीके से तार्किक रूप से न केवल अपने समाज सुधारक और राजनेताओं के अनेक परंपरावादी दृष्टिकोण को चुनौती दी, बल्कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी समय समय पर अपनी आवाज बुलंद की, चाहे वह वोट का अधिकार हो या महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे खोलने की मांग हो। जब मैं बात कर रही हूं कि पुरुष समाज सुधारकों का दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति समान
दृष्टि वाला नहीं था। तो यह जो नजरिया था वो बाद तक चला है और अभी भी काफी हद तक है। हिंदी के एक यशस्वी पत्रकार नाम से क्षेमचंद ने एक पुस्तक निकाली जिसमें हिंदी के 56 यशस्वी पत्रकारों के नाम दिए गए हैं। उसमें 7-8 माह से लेकर के 10-20 वर्षों तक की अवधि के निकले हुए पत्रों के संपादकों का उसमें परिचय दिया गया है। लेकिन 1909 से 1920 तक लगातार छपने वाली स्त्री दर्पण पत्रिका या उसकी संपादक का कहीं लेखक या संपादक के रूप में कोई नामो निशान नहीं है। स्त्री दर्पण पत्रिका में अछूतों के प्रति समाज में हो रहे भेदभाव के प्रति आवाज उठाई गई। रामेश्वरी देवी नेहरू ने खुद हरिजनों के प्रति असमानता के खिलाफ और उनके हक में आंदोलन किया। वोट के अधिकार की मांग हो या फिर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत की बात हो, स्वदेशी और खादी अपनाने की मांग हो, यह सब स्त्री दर्पण ने अनेक विरोधों के बाद भी किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कुछ पत्रिकाएं उस समय, बहुत सारी पत्रिकाएं कुछ माह निकल करके बंद हो जाती थी, उस समय में स्त्री दर्पण पत्रिका ने 20 वर्ष करीब पूरे किए। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि वह नेहरू परिवार से संबंधित थी तो इसलिए वह पत्र इतना लंबा चला। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि नेहरू परिवार के तकरीबन प्रत्येक सदस्य जो सामाजिक कार्यों से जुड़े थे वे सभी किसी न किसी अवसर पर जेल जरूर गए। अर्थात उस समय ब्रिटिश सरकार अपने खिलाफ होने वाली किसी भी आवाज को फेवर नहीं करती थी। लेकिन स्त्री दर्पण की जो संपादिका थी, यह उनके ही प्रखर व्यक्तित्व का कमाल था कि वह पत्रिका 20 वर्षों तक लगातार चली। स्त्री दर्पण के लगभग हर अंक में साइमन कमीशन के बहिष्कार की खबरें प्रकाशित होती थी। एक संपादक के रूप में उन्होंने स्त्रियों के लिए सामाजिक और मानवीय अधिकारों को निरंतर दोहराया, उनके पक्ष में लिखा, राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने की उनकी जरूरतों पर निरंतर लेख प्रकाशित किए और जिनमें अंग्रेजों की नीतियों की लगातार आलोचना होती थी। यहाँ मैं रामेश्वरी देवी नेहरू से संबंधित एक रोचक प्रसंग साझा करना चाहूंगी, जैसे B.R. नंदा ने द नेहरू, मोतीलाल एंड जवाहरलाल नेहरू में जिसका एक जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि 1909 से 1910 के दौरान सुंदरलाल के कई लेख प्रकाशित हुए। अपने ब्रिटिश विरोधी लेखों के कारण सुंदरलाल ब्रिटिश सरकार की नजर में आ गए, उनको कॉलेज से निकाल दिया गया और उनको निगरानी में ले लिया गया। तो रामेश्वरी देवी नेहरू ने पारितोषिक के तौर पर जो उन्हें पैसा भेजा था वह मनी ऑर्डर आनंद भवन वापस आया। मोतीलाल नेहरू की जब उस पर नजर पड़ी, उन्होंने उसके संबंध में पूछा कि यह किस भेजने वाली की पहचान के बारे में जब उन्होंने प्रश्न किया, तब रामेश्वरी देवी नेहरू ने स्वीकार किया कि यह जो राशि है उन्होंने सुंदरलाल को पारितोषिक के तौर पर भेजी थी। इस बात को ज्यादा तूल न देते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक संक्षिप्त टिप्पणी करी कि तुम एक दिन आनंद भवन में पुलिस का छापा पड़वाओगी। यह रामेश्वरी देवी नेहरू के प्रखर व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि मोतीलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व ने इस बात की आशंका, छापा पड़ने की आशंका होते हुए भी उनके कार्य और विचारों की स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं दिया। जाहिर है परिवार के इस खुले वातावरण में रामेश्वरी देवी के व्यक्तिगत विचारों को और सुदृढ़ किया। उन्होंने जिम्मेदारियों को निभाते हुए बौद्धिक और सामाजिक संवेदनशीलता को विकसित किया, अपने जीवन को एक मिशन बनाने का भी निर्णय
और सामाजिक दमन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्त्री दर्पण पत्रिका के द्वारा महिलाओं की चेतना जगाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामेश्वरी हरिजनों के लिए रचनात्मक कार्यों के साथ अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कानूनी और प्रशासनिक उपयोगों की भी समर्थक थी। अनेक लेखों में उन्होंने अपने यह विचार प्रकट किए हैं। यही नहीं, रामेश्वरी नेहरू के विचार वैश्विक थे। उनकी दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम के विचारों से प्रेरित थी और गांधी के विचारों, गांधी तो उनके स्टार प्रचारक थे ही, स्टार थे, उनके वह प्रबल समर्थक थी। आजादी के बाद भी विश्व शांति के अपने इस विचारों को साकार रूप देने के लिए उनको अनेक बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर भेजा गया। 1950 के आरंभ में ही अफ्रीकी एशियाई एकता आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की। उस आंदोलन का उनका उद्देश्य गांधी जी के मूल्य विचारों की सार्थकता सिद्ध करते हुए भारतीय शांति आंदोलन का प्रचार करना था। उनकी पत्रिका के जो विषय होते थे, उनका एक उद्देश्य होता था कि वह पितृसत्तात्मक मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन ला सकें, महिलाओं को सामाजिक सुधारों के लिए मानसिक रूप से तैयार करें। रामेश्वरी देवी नेहरू का मानना था कि वह अपनी स्त्री दर्पण पत्रिका के माध्यम से महिलाओं को इतना आत्मचेतस बना दे कि वह सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध पुरुष का मुंह देखने के बजाय स्वयं आत्मचेतना से मुक्त होकर के कार्य करें। मर्यादा पत्रिका के जो विशेष अंक था, मतलब स्त्री दर्पण पत्रिका में तो उनका ही पत्र था, लेकिन वहाँ कुछ उनके लेख जो हैं स्त्री दर्पण पत्रिका के अलावा भी और अन्य पत्रिकाओं में छपते थे। मर्यादा में उनका एक लेख छपा था हिंदू विधवा के नाम से। इसमें वह विधवा स्त्रियों की दुर्दशा का वर्णन करती हैं। उन पर अनेक पूरा वर्णन करते हुए सामाजिक कटाक्ष भी करती हैं। वह लिखती हैं कि भारत की विधवाओं की बात क्या की जाए, यद्यपि सती की रीत इस देश से उठ गई है, तथापि जीवित सती का दस्तूर अभी भी इस देश में जारी है। अर्थात वह यह कहती हैं कि पहले यह दस्तूर था कि इस पति की चिता के साथ स्त्रियों को जला दिया जाता था, लेकिन यह दस्तूर भले ही बंद हो गया होगा ब्रिटिश कानून से, लेकिन जीते जी विधवा स्त्रियों के जीवन को उनके परिवार वालों के द्वारा एक जीवित सती का रूप दे दिया जाता है। उस पर इतनी रोक टोक की जाती है, इतने प्रतिबंध किए जाते हैं, उसको अपशगुनी मानकर इतनी लानतें लमानतें दी जाती हैं कि उसका जीवन ही जीवित सती के समान हो जाता है। वह विधवाओं की दशा सुधार के लिए कहती हैं कि विधवाओं की दशा दो तरीके से सुधारी जा सकती है। एक, उनका पुनर्विवाह करके, दूसरा उनको शिक्षा दे करके। इस लेख पर आगे नजर डालने से पहले उस समय के जो पुरुष समाज सुधारक थे वह विधवा विवाह के पक्ष में नहीं थे। स्वयं गांधी जी के लिए गांधी जी ने अनेक बार यह बात कही और स्त्री दर्पण में छपे हुए 1919 में जो उनका लेख छपा था, दरअसल वो लेख उनके भाषण को लेख के रूप में छापा गया था। उस लेख में वह स्पष्ट कहते हैं कि जिस स्त्री ने या जिस बालिका ने कभी अपने पति का मुंह ही नहीं देखा हो, कम से कम उस स्त्री का विवाह हो जाना चाहिए। अर्थात स्वयं गांधी जी भी सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के विवाह की बात करते हैं जो पति के साथ ना रही हो, और अन्य पुरुष समाज सुधारक भी विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कभी भी नहीं रहे। अगर उन्होंने समर्थन किया शुरू से ही तो वह बाल विधवा का ही समर्थन किया गया।
इसी में वह आगे कहती हैं कि विधवाओं को हम शिक्षा देकर के भी अनेक तरह से उनके जीवन में सुधार ला सकते हैं। हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है, अनेक अनाथालयों में प्रबंध संचालिकाओं की ज़रूरत है, स्कूलों में अध्यापिकाएं नहीं हैं। अगर हम कम से कम 50,000 विधवाओं को भी शिक्षा दे करके उनको इस योग्य बना दें कि वह अपना जीवन सुधार ले और समाज का भी उद्धार करें, तो वह भी अधिक नहीं होगा। मतलब इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है समाज में संचालिकाओं की और कार्यकर्ताओं की, समाज सुधार में महिलाओं के योगदान की, कि हम विधवाओं को इस कार्य में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। विधवा विवाह का वह उस समय एक प्रचलन में था कि जो है, जब आप किसी भी प्रथा का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं तो धार्मिक उदाहरण जरूर दिए जाते थे, जो कि जरूरी भी लगते हैं। तो जब वह विधवा विवाह के समर्थन में लिखती हैं, तब वह लिखती हैं कि जो है महाभारत का उदाहरण देती हैं और कहती हैं कि पूर्व काल में भारतवर्ष में विधवा विवाह की रीति प्रचलित थी। नल दमयंती की प्रसिद्ध कथा का वह उदाहरण देती हैं और साथ ही लिखती हैं, महाभारत के लिखे जाने के समय विधवा विवाह प्रचलन में रहा होगा, नहीं तो ऐसी बात लिखने का साहस व्यास मुनि कदापि नहीं करते। एक तरफ वो विधवा विवाह का समर्थन करती हैं या विधवाओं के विवाह के पुनर्विवाह के पक्ष में हैं, तो दूसरी ओर वह यह भी कहती हैं कि अगर आप नहीं विधवा विवाह करना चाहते हैं, तब भी आप कम से कम स्त्रियों को शिक्षा दीजिए, उनको इतना योग्य बनाइए कि वह दूसरों पर निर्भर ना रहें, अपना जीवन आत्मनिर्भर होकर के चला सके। वह कहती हैं कि हमारे देश का कल्याण तभी हो सकता है जब रीति रिवाज के बंधनों को तोड़कर हम उन बातों को ग्रहण करें या उन बातों को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाएं जो हमारे देश के लिए लाभकारी हो। यह हिंदू धर्म का एक बुरा पक्ष है कि हम आसानी से अपनी लाभ हानि विचारे बिना किसी भी रीति रिवाज को स्वीकार लेते हैं। हमें उससे जितनी भी हानि हो, हम समय के साथ उन रीति रिवाजों को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। 19वीं शताब्दी में अनेक पत्रिकाएं निकली अंत में, और 20वीं शताब्दी में भी, जिसमें स्त्रियों की शिक्षा की लगातार, स्त्रियों को शिक्षा दिए जाने की लगातार वकालत होती थी। लेकिन साथ ही साथ विद्वजन स्त्रियों को माता भवानी ना बनने की भी शिक्षा देते हैं कि पढ़ लिख करके वह घर गृहस्थी संभालें और अपनी बालकों को सुशिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, उनको इस योग्य बनाएं, लड़कियों को धार्मिक शिक्षा दें और गृह शिक्षा दें। दूसरी ओर जब कहा जाए कि भारत में पुरुष सुधारकों ने स्त्री शिक्षा की मांग करी, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण और था। वह था कि नव शिक्षित ब्रिटिश सरकार जब भारत में आई और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तब नवशिक्षित वर्ग को अपनी सामाजिक धार्मिक त्रुटियों का एहसास हुआ, और साथ ही साथ जब ब्रिटिश भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो वह हिंदू धर्म की तीव्र आलोचना कर रहे थे, उसकी कुरीतियों के कारण और उसके अंधविश्वासों, जो समाज में अंधविश्वास व्याप्त थे, जिसमें स्त्रियां और अछूत वर्ग के साथ जो अमानवीय असामान्य व्यवहार होता था, वह ईसाई धर्म के प्रचारकों के निशाने पर रहती थी।
उसके खंडन और कटाक्षों से नव शिक्षक जो शिक्षित समुदाय था वह धर्म से जुड़ी और कुरीतियों के बारे में सोचने और कुरीतियों को दूर करने के बारे में विवश होता सा प्रतीत होता है। क्योंकि जब जब वह लिखते हैं या जब जब पुरुष समाज, पुरुष सुधारक स्त्री शिक्षा की बात करते हैं तो वह गृह शिक्षा की बात करते हैं और बार बार वह यह कहते रहते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जो उन्हें पढ़ने लिखने, अक्षर पढ़ने लिखने योग्य बना दे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने योग्य बना ले। हिंदी साहित्य में भी बड़े बड़े इतिहासकारों, रचनाकारों ने हिंदी साहित्य की मुख्य धारा या हाशिए पर भी महिला संपादकों की कोई चर्चा नहीं करी है। हिंदी नवजागरण काल में ले दे करके या तो बंग महिला की चर्चा होती है और बंग महिला की भी चर्चा सिर्फ दुलाई वाली कहानी या कुछ एक अन्य कहानियों को लेकर के होती है, जबकि बंग महिला उस समय मर्यादा, सरस्वती आदि पत्रिकाओं में बहुत वैचारिकता के साथ, धारदार शैली के साथ लेख, ज्वलंत विषयों पर लेख लिखती थी। जैसे सरस्वती में एक लेख उनका छपा था, चांद से मेरी बातें। उसमें वह भरपूर व्यंग्यों के साथ लेकिन एक अच्छी धारदार शैली में वह लेख लिखती हैं और कहती हैं, और जो सामाजिक व्यवस्था है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, उस पर अनेक व्यंग करती हैं। कहती हैं, चंद्रदेव आप आइए और अपनी पवित्र इस धरती भारत माता को जिस रूप में हम जानते हैं उसमें दुर्दशा देखिए तो आप चमकना ही बंद कर देंगे। और उसी तरह से वो ब्रिटिश सरकार पर भी कटाक्ष करती हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला एक और उनकी ऐतिहासिक दृष्टि बहुत मतलब ऐतिहासिक समझ कहें बहुत गहरी थी। वो जोधाबाई पर एक लेख लिखती हैं और वह यह सिद्ध करती हैं कि इतिहास में जो जोधाबाई थी उसका अकबर की पत्नी जोधाबाई से कोई संबंध नहीं है। वह दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं। मतलब इतिहास जिस तरह से अकबर की पत्नी को जोधाबाई के रूप में प्रस्तुत करता है, वह जोधाबाई कोई और रही होंगी, उनका कोई राजपूताना संबंध नहीं था। जब मैं पुरुष दृष्टि के बारे में बात कर रही थी तब बंग महिला का एक कहानी संग्रह छपा था, कुसुम संग्रह। उसकी भूमिका रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं लिखी थी। रामचंद्र शुक्ल उसकी भूमिका में लिखते हैं कि जो शिक्षा स्त्रियों को मेम बना दे या निर्लज्ज बना दे वह शिक्षा नहीं वरन कुशिक्षा है। स्त्री शिक्षा का उद्देश्य नरम, सहिष्णु और शांत बनाना, गृह कार्य में दक्ष करना, साथ ही उचित अनुचित का ज्ञान पैदा करना है। जो शिक्षा स्त्रियों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर करे, हम उसके विरोधी हैं। तो इस तरह से द्विवेदी जी भी उसी तरह से बंग महिला जब स्त्री शिक्षा की हिमायत में लेख लिखती हैं तो वो अगले ही अंक में एक अनाम महिला लेखिका के नाम से स्त्रियों की शिक्षा के, उच्च शिक्षा के विरोध में एक लेख लिखवाते हैं या छापते हैं। और साथ ही वह एक टिप्पणी भी लिखते हैं कि अभी हम स्त्रियों की उच्च शिक्षा के पक्ष में नहीं है। हालांकि हम जो लेखिका हैं उनके विचारों से हमारा कोई सहमति या असहमति नहीं है। तो इस तरह से उस समय के जो पुरुष लेखक थे या पुरुष समाज सुधारक थे वो स्पष्ट तौर पर स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह की हिमायत नहीं करते थे। साथ ही साथ गोखले भी बाल कन्याओं के जो बाल विवाह की उम्र थी उसको आगे बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे, अर्थात वे बाल विवाह का समर्थन करते थे खुल करके।
देखते हैं कि जो वो हिंदी नवजागरण का समय था, उस समय समाज सुधार के कार्य अवश्य हो रहे थे। स्त्री शिक्षा पर भी जोर था, स्त्री सुधार पर भी जोर था, लेकिन जिस तरह की शिक्षा, समान शिक्षा, उच्च शिक्षा और हाँ, मताधिकार की बात जहां तक आती है, समाज में स्त्रियों को वोट का अधिकार मिले, इसके लिए भी हमारे जो उस समय के पुरुष समाज सुधारक, प्रमुख राजनीति में प्रमुख जो व्यक्ति थे, वह महिला मताधिकारों का समर्थन नहीं करते थे कि उनको मत अधिकार मिले। इस समय एक रामेश्वरी देवी नेहरू के साथ ही अगर हम उमा नेहरू का जिक्र ना करें तो यह चर्चा अधूरी रहेगी। उमा देवी नेहरू भी नेहरू परिवार से संबंधित थी, लेकिन उमा देवी नेहरू का व्यक्तित्व, अगर हम कहें रामेश्वरी देवी नेहरू का व्यक्तित्व थोड़ा उदारवादी था, तो वहीं उमा देवी नेहरू बेबाक दो टूक लिखती थी। वह उन्होंने 1914 में भी और बाद में भी वोट के अधिकार पर अनेक लेख लिखे। वह कहती हैं कि हमारे जो समाज सुधारक हैं या नेता हैं, वह यह कहते हैं कि स्त्रियों में भी शिक्षा नहीं है, स्त्रियों को अभी समझ नहीं है वोट के अधिकार की, वह वोट के अधिकार के उपयोग की, इसलिए अभी हम यह इसके लिए मत सम्मत नहीं है कि स्त्रियों को वोट का अधिकार मिले। तो उमा देवी नेहरू दो टूक पूछती हैं कि क्या यह अधिकार सिर्फ पढ़े लिखे पुरुषों को मिलेगा, या हमारे पुरुष वर्ग से शिक्षा पूरी तरह से मतलब अशिक्षा पूरी तरह से मिट गई है, सभी पुरुषों ने शिक्षा प्राप्त कर ली है और उन्हें समझ आ गई है राजनीति की। अगर एक बड़ा पुरुष वर्ग अशिक्षित है, उसे भी उतनी समझ नहीं है राजनीति की, और अगर उन्हें वोट का अधिकार पूरी तरह से मिल रहा है, तो स्त्रियों को इस आधार पर इस अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है। अनेक चर्चाएं, अनेक समितियां बनी, अनेक भाषण हुए, और यह कहने में मुझे कोई असंगति नहीं है कि ब्रिटेन में जिस तरह से महिलाएं अपने वोट के अधिकार के लिए सड़कों पर आईं, उस तरह से भारत में स्त्रियों को अपने वोट के अधिकार की मांग को लेकर सड़कों पर नहीं आना पड़ा। यह महिला लेखिकाओं, विचारकों का ही दम था, उनके लेखन का ही यह कमाल था कि स्त्रियों को बिना कोई बड़ा आंदोलन किए अपने वैचारिक के परिणाम स्वरूप ही उन्हें वह अधिकार मिल गया। इस तरह से जो है स्त्री दर्पण का जो समय था वह काफी प्रासंगिक था स्त्री दर्पण के लिए। स्त्री दर्पण में जिस तरह के लेख छपते थे, स्त्री दर्पण अपने विचार को लेकर के स्पष्ट थी, और रामेश्वरी देवी नेहरू स्त्री दर्पण की जुझारू कर्मठ संपादिका थीं, जो बाद में एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अपना लोहा मनवाने वाली महिला के रूप में हम उन्हें याद कर सकते हैं। रामेश्वरी देवी नेहरू का व्यक्तित्व अगर हम संक्षेप में देखें तो हम पाएंगे उनका कार्यकाल राष्ट्रवादी आंदोलन की विभिन्न धाराओं, सांस्कृतिक वातावरण की विपरीत परिस्थितियों में इन भारतीय महिलाओं का व्यक्तित्व और रामेश्वरी देवी नेहरू का व्यक्तित्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब चुनौतियां साम्राज्यवादी विरोधी ही नहीं, सांस्कृतिक भी थी, संस्कृति की भी थी, अपनों से ही लड़ने की भी थी। और ऐसे में सांस्कृतिक मुद्दों को ज्वलंत मुद्दे बनाना
और उनके विरोध में पुरजोर स्वर उठाना और यह सहमति बनाना कि हाँ, उनकी मांगे जायज हैं, इसमें स्त्री दर्पण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए रामेश्वरी देवी नेहरू का, एक तरह से हम कहें तो स्त्री दर्पण ने खुद, उसमें छपने वाले लेखों ने, रामेश्वरी देवी नेहरू ने स्त्री आंदोलन को एक नई दिशा दी और एक मुख्य स्वर दिया जो आगे चलकर के स्त्रियों के विकास में सहायक हुआ। नमस्कार।